तुम सब यहीं पर रुको बेटा, मैं जाकर पिताजी को समझाकर लेकर आती हूँ। आप जल्दी से पिताजी को लेकर आओ माँ, तब तक मैं और चिंकी बहनों का ख्याल रखेंगे। कच्चा मकान होने की वजह से उनके घर की छत टूटकर गिर रही थी, इसलिए माँ ने अपनी बेटियों को गायों के तबेले में सुरक्षित रख दिया है। लेकिन बच्चियों के पिता अपने घर से बाहर नहीं आ रहे थे। मेरी बात सुनिए, छत टूटने ही वाली है, ये समय जिद करने का नहीं है। आप यहाँ से बाहर आइए बस, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे नीचे नींद नहीं आती है, जहाँ पर कटिया होगी मैं वहीं पर सो जाऊंगा। अगर तुम मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो तो वो भी इस बारिश में, तो तुम्हें पहले मेरी खटिया को घर से बाहर निकालना होगा। नशे में धुत बाप ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। माँ फिर भी अपने पति को बचाने की कोशिश में खटिया को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी उनके घर की छत टूट जाती है और उस मलबे के नीचे दबकर माँ और पिता दोनों की मौत हो जाती है। लीला और चिंकी बैलों के तबेले में खड़े होकर रोते हुए उस नजारे को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने छोटी सी 3 बहनों को संभालना था। अगले दिन सुबह, लीला दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और छोटियों को भी। रामू काका ने घर में से बचा हुआ सामान निकाल कर दिया है। 5 मिनट सब्र कर लो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे कहते हुए लीला आसपास सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग लगाकर अपनी बहनों के लिए खाने को कुछ बना कर देती है। ऐसे बचे हुए सामान से 2 दिन तक गुजारा होता है। उसके बाद बहनों के पास खाने के लिए आटा और तेल के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। तभी उनके पास रामू काका आते हैं। कैसे हो बच्चों? ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा दूध लेकर आया हूँ, छोटी बहनों को पिला देना। और लीला बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम में से किसी को भी माँ बाप के अंतिम संस्कार में नहीं ले जा पाया। आपने जो किया हमारे भले के लिए किया काका। आप नहीं होते तो पता नहीं माँ और पिताजी कब तक उस टूटी हुई छत के नीचे दबे हुए रहते हैं। ऐसे कुछ देर बातें करने के बाद रामू काका अपने घर चले जाते हैं। लीला वो दूध गर्म करके अपनी बहनों को देती है और बचे हुए दूध से दूध के समोसे बनाती है। समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए सभी बहनें बहुत खुश होकर खाते हैं। लेकिन लीला अपने हिस्सा का समोसा बिना खाए ही रख देती है, ये सोचकर कि अगर किसी बहन को भूख लग गई तो वो समोसा खा लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। दीदी, मुझे भी एक समोसा दो ना। मैं तब से आप लोगों को देख रहा हूँ, लगता है समोसा स्वादिष्ट है। ये लो, ये आखिरी समोसा है, खा लो और जाओ अपने घर। वो बच्चा समोसा लेकर अपने घर जाता है। उस बच्चे के माँ बाप उनके बेटे किसी अनजान से खाने की चीज लेकर आया है कहकर समोसा खाकर देखते हैं। उन्हें उसका स्वाद इतना पसंद आता है कि अपने बेटे को लेकर वो लीला के पास आते हैं। तुमने सच में कमाल के समोसा बनाए हैं बेटा। मैं भी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान वाला हूँ, लेकिन आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ढेर सारे काम दे सकता हूँ। वो बात सुनकर लीला बहुत खुश होती है
और काम करने को मान जाती है। लीला उसे दूध के समोसा बनाकर देने के काम करती है और चिंकी अपनी छोटी बहनों को संभालती है। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है। लीला और चिंकी कमाई हुए पैसों से अपना घर ठीक कर लेते हैं और उस मिठाई वाले को समोसा बेचते हुए खुद की भी एक दुकान खोल लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए पांचों बहनें दूध के समोसे वालों के नाम से बहुत मशहूर हो जाते हैं। अपने बच्चे चाहे जैसे भी हो, प्यारे और अच्छे ही लगता है, लेकिन किसी और के बच्चे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, समाज उनमें कोई न कोई खराबी निकाल ही लेता है। विनोद कब से रेडी हो रहा है, जल्दी कर। वानी कब से इंतजार कर रही है। कॉलेज के पहले ही दिन लेट पहुंचकर डांट सुनना चाहता है क्या? हो गया माँ, बस आ रहा हूँ। वानी विनोद के मामा की बेटी है। विनोद और वानी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों के इकलौते दोस्त हैं। सच बता रही हूँ, तेरी वजह से मुझे डांट पड़ी तो आज बहुत पीटेगा मेरे हाथ से। वानी और विनोद दोनों ही ट्रांसजेंडर है, लेकिन एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी वो दोनों अपना ये सच नहीं बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें खुद के ऐसे होने पर शर्म आती है और हर वक्त अपनों को खोने का डर लगता रहता है। इसलिए वो कभी भी किसी से खुद का सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। कॉलेज में सबको विनोद और वानी की हरकतें अजीब लगती है, लेकिन वो दोनों कॉलेज के टॉपर्स होने की वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। गलत मत समझना विनोद, लेकिन तुम्हें सच में पढ़ाई पर ध्यान देना होता है या लड़कियों से दूर रहने के लिए ये एक बहाना है? अपने दोस्त की बात सुनते ही विनोद का शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है। उसके मन में यही बात चल रही होती है कि अगर सबको पता चल गया तो वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। हम पिछले 3 साल से इस कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या तूने कभी किसी भी सब्जेक्ट में एक भी नंबर कम लाते हुए देखा है? विनोद जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर अपने दोस्त से ही उल्टा सवाल करके बचकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो उस सवाल के बाद इतना डर गया था कि अगले दिन से कॉलेज ही बंद कर देता है। तुम दोनों को हो क्या गया है? वानी ने 4 दिन पहले कॉलेज बंद कर दिया था और अब तुम भी। तुम दोनों तो कॉलेज के टॉपर्स हो ना बेटा। विनोद अपनी माँ के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए विनोद और वानी के माँ बाप जल्दबाजी में फैसला करके उन दोनों की शादी तय कर देते हैं और शादी भी करवा देते हैं। वानी, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें शाम को लेकर आ जाऊंगा। मुझे माँ से कुछ बात करनी है। ऐसे कहते हुए विनोद अपनी पत्नी को भेज देता है और अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी सच्चाई अपनी माँ को बताकर ऐसे कहता है, मैंने आपसे और मामा जी से बात करने की कितनी कोशिश की थी, आप ये बात तो अच्छे से जानते हो ना, लेकिन आपने या मामा जी ने मेरी बात एक बार भी सुनना जरूरी नहीं समझा। अब बेचारी वानी की जिंदगी बर्बाद हो गई है।
मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन तुम जैसे हो ना, कोई गलती नहीं है और ना ही कोई शर्म की बात है बेटा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई ही क्यों। ऐसे कहते हुए विनोद की माँ उसे समझाकर वानी के पिता से बात करके उनका डिवोर्स करवा दूंगी कहती है। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही वानी के पिता अपना उदास चेहरे लेकर आकर ऐसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो दीदी। वानी वो बेटी नहीं है मेरी और ना ही बेटा है मेरा। उसने हम सबको धोखा दिया है। ऐसे लोग हम जैसे लोगों के बीच में कैसे रह सकते हैं? इसीलिए मैंने वानी को घर से निकाल दिया है। अब आप विनोद की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दो। वो बात सुनकर विनोद की माँ का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत गुस्से में अपने भाई से ऐसा कहती है, तुम कौन होते हो किसी का जिंदगी का फैसला करने वाला? वानी या विनोद जैसे भी है, वो उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी गलत सोच की है। दुनिया में सबको अपनी मर्जी से जीना का पूरा हक है। कमी बच्चों में नहीं, तुम्हारे छोटी सोच में है। ऐसे कहते हुए विनोद की माँ उसे वानी को वापस लेकर आने को कहती है। विनोद वैसे ही वानी को वापस लेकर आता है और दोनों अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह गुजारते हैं। वो उन्हें ऐसे खुश देखकर वानी के पिता को खुद से शर्म आने लगती है। इसलिए वो सबसे माफी मांगकर वानी और विनोद को ही उसे अपनाने को कहता है।